हेलो बच्चों। क्या आवाज आ रही है आप सब तक? जिसके पास भी माइक है प्लीज कंफर्म। बच्चों जिनके पास भी माइक है प्लीज कंफर्म, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो 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 हेलो। थैंक यू थैंक यू। सारे बच्चे सेटल हो जाओ फटाफट। क्या हुआ बेटा? गुड आफ्टरनून। चलो, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हो तुम सब? क्या हाल चाल? एक बार फिर से तुम सभी का बहुत बहुत स्वागत है ना। लास्ट सेशन में मैंने तुम लोगों से बातें करी थी, कुछ समझने की कोशिश की थी, है ना, कि क्या प्रिपरेशन लेवल है, कैसा तुम लोग का इस एक्सपीरियंस रहा है इस बार। अच्छा, अभी भी कुछ पाठशाला। बेटा फटाफट से सेटल हो जाइए। हाँ, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस था लास्ट टाइम का? और क्या क्या गलतियां हुई पिछली बार, है ना, क्या किस चीजों पे इस बार मेहनत करनी है और कैसे इंप्रूव करना है? तो काफी हद तक मुझे आइडिया लगा यार बच्चों, है ना। कुछ पाठशाला के बच्चे बच गए हैं, तो बच्चों मैं इस वाले सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, जब तुम लोगों से बच्चों मैं बात कर रहा था तो कई सारे बच्चों को तकलीफ आ रही थी फिजिक्स में, है ना। बायो मोस्टली बच्चे कह रहे थे कि सर लगभग ठीक हुआ था, थोड़ा बहुत और वर्क कर लेंगे, थोड़ा बहुत और इंप्रूव कर लेंगे तो बायो वाला पोर्शन हमारा अच्छा हो जाएगा। बड़ा अच्छा लगा मुझे जानकर, क्योंकि 360 नंबर तो आपके वहीं से उठने हैं, तो बायो से तो काफी सारे बच्चों का वो पोर्शन अच्छा है। फिजिक्स में कई सारे बच्चों को तकलीफ है कि सर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें अगर न्यूमेरिकल आता है तो, है ना। कैलकुलेशन में कभी कभार गलती कर देते हैं, या 11th वाला पोर्शन उतना अच्छा नहीं था, ठीक है। 11th वाले पोर्शन को कैसे अच्छा करना है, तो बच्चों आज मैं थोड़ा सा आपको पढ़ने का, फिजिक्स पढ़ने का भी तरीका बताऊंगा। कैलकुलेशन जब सवाल आएंगे तो सवालों की मदद से, न्यूमेरिकल्स की मदद से मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैलकुलेशन कैसा करना है ना। और हर टॉपिक को बच्चों बेसिक स्क्रैच से पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसा मानते हुए कि आपने कभी उस टॉपिक को पहले नहीं देखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा बच्चों मैं आपको पढ़ने का भी तरीका बता देता हूं। इन जनरल, है ना, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्पेशली नीट को क्रैक करने का तरीका क्या होता है, किस चीज को फॉलो करना है आपको। तो बेसिक बेसिक कुछ स्टेप्स हैं बच्चों जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। सबसे पहला और बेसिक स्टेप बच्चों, जो तुम सारे जानते हो, है ना, कि क्लास रेगुलरली आना है। हर दिन आपको सेशन अटेंड करने हैं विदाउट फेल। अगर आप सेशन मिस करते हो तो मेक श्योर करना है कि आप अगले सेशन आने से पहले उस सेशन का जो भी हुआ है डिस्कशन, उसकी रिकॉर्डिंग देख के आओ। अगर किसी कारणवश आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो तो क्लास तो आना है बच्चों रेगुलरली, ठीक है। तो विदाउट एनी डाउट क्लास तो आना है आपको। बोलिए। गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ वही मैं बता रहा हूं ना, इंट्रोडक्शन इन द सेंस कि मैं थोड़ा सा पढ़ने का तरीका आपको बताऊंगा, है ना, उसके बाद आगे की बात होगी, है ना। इंट्रोडक्शन नहीं है, ये इंट्रोडक्शन नहीं है, थोड़ा सा पढ़ने का तरीका है ना, क्या क्या करना है आपको, ठीक है। तो बच्चे रेगुलरली क्लास आना है। ऑब्वियसली क्लास जब आओगे तो क्लास नोट्स बनाओगे, ठीक है ना। क्लास में जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो समझा रहा हूं, उसको लिखोगे अपनी लैंग्वेज में, तो उसको रेगुलरली रिवाइज करना है। तो एनसीईआरटी पढ़े या ना पढ़े बच्चों, फिजिक्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्लास नोट्स पढ़ें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर आपके पास समय बचता है और आपको लगता है कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक की एक बार रीडिंग भी कर लेनी चाहिए, तो फिर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। वो भी मैं तब रिकमेंड करूंगा जब आपने एक बार क्लास अटेंड कर ली है, आपकी एक बार क्लास हो गई है, उसके बाद आप जाके क्लास के बाद, वो टॉपिक पढ़ने के बाद, मुझसे पढ़ने के बाद, अगर आपके पास समय बचता है प्रैक्टिस होने के बाद, तो फिर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ठीक है।
तो क्लास आना है, क्लास नोट्स प्रिपेयर करना है। उसके बाद बच्चों जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर क्लास के बाद लगभग आपको कुछ होमवर्क मिलेगा, तो मेक श्योर करना है बच्चों आप उस होमवर्क को करें, है ना। डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, किसी दिन आपको ज्यादा होमवर्क मिल जाएगा, किसी दिन 15-20 सवाल मिल जाएंगे, है ना। किसी दिन हो सकता है 10 ही सवाल मिले। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर होंगी, तो आप होमवर्क करें, ठीक है। तो दूसरी चीज है आपको होमवर्क करना है बच्चों। तीसरी चीज, जब आप होमवर्क करोगे तो 10 सवाल मान लो आपको मिले एग्जाम्पल के लिए, तो आप में से आपसे 10 के 10 सवाल सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। 10 के 10 सवाल सॉल्व नहीं होंगे तो जितने डाउट्स हैं फिर आपको कोशिश करनी है कि आपके डाउट्स क्लियर हों। अच्छा, डाउट्स क्लियर करने के क्या क्या तरीके हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, हर डीपीपी का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, है ना। मॉड्यूल के हर सवाल का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको आपके ऐप में। फिर वहां से भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप जब क्लास आते हो, है ना, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर लो, क्योंकि उन्होंने भी होमवर्क किया होगा, तो उनके साथ डिस्कशन करो कि यार ये क्यों हुआ, या मुझे ये समझ में नहीं आया, ये सब्स्टिट्यूट कैसे हो गया वैल्यू। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी किसी को नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ लो, ठीक है। तो डाउट्स तब आएंगे जब आप होमवर्क करोगे, तो हम मेक श्योर करो बच्चों कि हर दिन रेगुलरली हर क्लास का होमवर्क होता रहे, ठीक है। तो क्लास आना है, क्लास नोट्स प्रिपेयर करना है, होमवर्क करना है, डाउट्स पूछने हैं। उसके बाद बच्चों, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जनरली बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, मॉक टेस्ट लिखना, है ना। जैसे आपकी क्लास में रेगुलरली टेस्ट होंगे, ठीक है? आपके साथ शेड्यूल शेयर कर दिया जाएगा, अगर शेयर हो गया ऑलरेडी तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ है तो शेड्यूल शेयर हो जाएगा। तो आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने, मॉक टेस्ट में अपीयर होना है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है कि बाद में कर लेंगे, चलो ये वाला मॉक टेस्ट नहीं देते, मेरी प्रिपरेशन नहीं अच्छी। और बच्चों हाँ, प्रिपरेशन कभी नहीं हो पाती है, कभी नहीं हो पाती है। आपको हमेशा यही लगेगा कि यार मैं थोड़ा सा और कर लूं तो मेरा प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा, उस चक्कर में मत पड़ो। जो भी जितनी भी प्रिपरेशन का लेवल है, गो अहेड, आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली मत लीजिए बच्चों। ये बहुत एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो मॉक टेस्ट बहुत अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट स्टेप है एनालिसिस। इसकी एनालिसिस आपके मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट के एनालिसिस का क्या मतलब है, कितने क्वेश्चन आए थे, मेरे कितने सही हैं, कितने गलत हैं, और जो मैंने गलत किए हैं वो किस वजह से गलत हुए हैं। क्या मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता था, या मुझे कॉन्सेप्ट आता था मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, मैंने सब कुछ सही कर लिया था, ओएमआर गलत फिल कर दी। तो आपको खुद से सोचना है कि यार गलती कहां हुई है, और जो गलती हुई है मेक श्योर करना है कि वो आगे वाले टेस्ट में रिपीट ना हो। तो ये बच्चों 5 हम रूल होते हैं आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर आप में से जो भी बच्चा, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो क्या बैकग्राउंड है, उसने 12th के साथ लिखा था, नहीं लिखा, 1 ड्रॉप है, 2 ड्रॉप, जो भी आपका बैकग्राउंड है, अगर आप ये चीजें कंसिस्टेंटली करते हो हर दिन, या जब भी मॉक टेस्ट हो रहा है, मॉक टेस्ट तो हर दिन नहीं होगा, ये चीजें तो हर दिन होंगी, ये चीजें हर दिन, और जब मॉक टेस्ट हो, जब आपका टेस्ट हो तो टेस्ट लिखो, है ना, उसकी एनालिसिस करो कंसिस्टेंटली। बच्चों अगर आप ये 5 स्टेप करते रह जाओगे आने वाले 1 साल में, तो कोई आपके सिलेक्शन को रोक ही नहीं सकता, गारंटीड सिलेक्शन है। सर अगर इतनी ही आसान चीज है तो मतलब ये तो आप हर क्लास में हर बच्चे को बताते होंगे, तो फिर तो सबका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, क्यों नहीं होता। कंसिस्टेंसी बच्चों, आप हो सकता है चूंकि आप आज फ्रेश हो, है ना, आपने एक टारगेट लिया है आज के दिन, तो आप बड़े एक्साइटेड होगे, आप सारे बढ़िया नोट्स बनाओगे, हो सकता है कई सारे बच्चे होमवर्क भी कर करके ले आओ, लेकिन आज से 1 महीने बाद वो नंबर आप देखना ड्रास्टिकली घट जाता है। हो सकता है वो 50% ही बच्चे होमवर्क कर रहे हो रेगुलरली, ठीक है, फिर 2-3 महीने बाद और घट जाता है ना। हो सकता है कुछ बच्चे मॉक ही ना लिखे, कुछ उसका एनालिसिस ही ना करें। तो केवल आप रोज क्लास आओ, होमवर्क करो, डाउट्स डिस्कशन करो, मॉक लिखो, उसकी एनालिसिस करो। आप ये पूरे साल भर यही चीज बार बार करते रहोगे ना, 100% बच्चों आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और अलग से कोई कोई तरकीब नहीं है, ये वेल डिफाइंड मेथड है, मतलब कई सालों से पेपर चल होता हुआ आ रहा है, यही बच्चे फॉलो कर करके निकाल रहे हैं। आप भी यही फॉलो करोगे तो निकल जाओगे, नहीं फॉलो करोगे तो तकलीफ होगी, ठीक है। तो बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना है, सिंपल से चीजें हैं, हर बार करनी है, बार बार करनी है, और आप बढ़िया रिजल्ट देखोगे, ठीक है। बच्चों क्या मेरी बात तुम सबको समझ में आई है, एक बार बता दो जल्दी से, जिसके पास भी माइक है
कुछ और डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद ओवरव्यू का क्या बच्चे तुम कह रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। शायद मुरादाबाद पाठशाला से कोई बच्चा कह रहा था। क्या था बेटा ओवरव्यू का, आप क्या कह रहे थे? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, अभी तो बेटा अभी आप मतलब जिस एग्जाम की तैयारी करो, जैसे 2025 उसका तो सिलेबस आया नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं थे, शायद एक रोलिंग का क्वेश्चन आ गया था, आप उसी की बात कर रहे हैं बेटा? रेडियो एक्टिविटी का भी आ गया था। तो एक्चुअली रोलिंग यार मैंने पढ़ाया था, जब एक नीट ब्रीफर करके हम लोगों ने यूट्यूब पे चलाया था, तो उसमें मैंने रोलिंग बच्चों को पढ़ाई थी। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है? हालांकि वो रोलिंग नाम से था बच्चे, पर उस क्वेश्चन में देखो तो वो वेक्टर सम था, है ना? ठीक है, तो इस टाइप के टॉपिक्स जो इंटरलिंक्ड है ना? वैसे तो अभी अपडेटेड सिलेबस नहीं आया, तो मैं ये मान के चलूंगा कि कोई भी डिडक्शन हुआ ही नहीं है, कुछ भी कटा पिटा नहीं है, तो मैं पूरा ही पढ़ाऊंगा शुरुआत में। तो फिर जब सिलेबस आ जाएगा तो फिर उसमें देखते हैं क्या क्या चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका मतलब हटा देते हैं, पर उसके बिना काम नहीं चल सकता। ठीक है, तो ऐसी जो चीजें जो उन्होंने हटा दी है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो एक बार सिलेबस अपडेट होने के बाद डिस्कशन करते हैं। अभी तो ये मान के चलते कुछ भी नहीं हटा, सब पढ़ना है जो एनसीईआरटी में। ठीक है, और बताइए। कोई बच्चा ओवरव्यू का कह रहा था, बेटा मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया था। अगर आपके पास अभी अभी डाउट नहीं सॉल्व है आपका तो पूछ लीजिए। हाँ बोलिए। हम्म। राइट। स्टार्टिंग से ही कर लो आप, ना? ठीक है, स्टार्टिंग से कर लो, है ना? जैसे स्टार्टिंग से क्यों करने के लिए बोल रहा हूँ, जैसे आपने ट्वेल्थ, मोस्टली बच्चों ने इस साल ट्वेल्थ लिखा है, तो ट्वेल्थ का तो उनका सब कुछ बेहद स्ट्रांग है ही, कोई तकलीफ ही नहीं है ना? ट्वेल्थ तो बढ़िया है। दिक्कत इलेवेंथ वाले पोर्शन में है ना? फिर से अगर हम ट्वेल्थ शुरू करेंगे, ट्वेल्थ पढ़ लेंगे, तो ट्वेल्थ का तीसरा रिवीजन हो जाएगा, एक बार और ट्वेल्थ अच्छा हो जाएगा। 11वीं का क्या, है ना? तो अगर पहले 11वीं कर लेंगे तो तुम लोग के पास काफी समय रहेगा, रिवीजन काफी हो जाएंगे इलेवेंथ के, इलेवेंथ की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो फिर ट्वेल्थ तो ऑलरेडी काफी सारे बच्चों का स्ट्रांग है ना? क्योंकि आप ट्वेल्थ के पेपर देके आए हो, ट्वेल्थ का पेपर लिखा है आपने, तो जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं किया होगा उसने कम से कम एक बार रिवीजन बोर्ड के लिए तो किया ही होगा, जिस बच्चे ने नीट की भी तैयारी नहीं की है। तो बाय डिफॉल्ट 12वीं लगभग सारे बच्चों का बहुत अच्छा नहीं तो ठीक तो है ही, लेकिन 11वीं में बहुत सारे बच्चों ने स्ट्रगल किया है। तो इसको अगर पहले कर लेंगे तो काफी समय मिल जाएगा उसको रिवीजन करने का, उस पर मॉक लिखने का, तो 11वीं अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। तो आई होप मैंने आपको आंसर कर दिया बच्चे। और बोलिए, किसी को समस्या है यहां तक? हम्म। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये आपको बच्चों को मेरे से प्रॉमिस करना है कि ये आपको ये जो चीजें मैंने लिखी हैं, ये स्टेप हर रोज करना है, बार बार करना है, और इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कोई कुछ भी कहे, दुनिया भर की चीजें चलती रहे, आप बिल्कुल एकदम फोकस होके ये 5 चीजें बार बार करते रहिए, और बहुत बढ़िया होगा, सब बढ़िया जबरदस्त होगा। ठीक है। अच्छा, और कुछ चीजें बच्चों हैं, जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना, मेरे दिमाग में आती रहेंगी, मैं आपको चीजें बताता रहूंगा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभी की क्लास में क्या डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों? अभी हम लोग देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के, कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एसआई यूनिट्स, यूनिट सिस्टम क्या होते हैं, कितने टाइप के यूनिट सिस्टम होते हैं, और एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, और फिर अगर समय बचेगा तो बच्चों डायमेंशंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो ये आज का सेशन प्लान है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। और बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा इंटरैक्टिव रहना पड़ेगा, मेरे साथ सवालों को डिस्कशन करना पड़ेगा, मैं जो पूछूंगा उसका जवाब देना पड़ेगा, और हेजिटेशन का नाम की कोई चीज नहीं है। आप आराम से मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री माइंड से। ये नहीं सोचना है हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल फ्री माइंड से डिस्कशन करो, जो भी थॉट्स है। तो आप में से कौन से बच्चे मेरे को मदद करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करने में? किसी बच्चे को पता हो क्या होते हैं? कोई भी बच्चा अपने इनपुट्स देना चाहे, घबराओ नहीं। हाँ बोलिए। वेरी गुड वेरी गुड। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बेटा?
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए। अ, अच्छा अच्छा, एग्जाम्पल। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया बच्चे, है ना? कुछ बच्चों ने बहुत जबरदस्त एकदम सटीक आंसर दिया। उन्होंने बोला सर फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज को कहा जा सकता है जिनको हम मेजर कर पाए। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं बच्चों? ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर पाए। ठीक है, फिर तुम कहोगे सर ऐसे तो हर चीज मेजर कर सकते हैं। नहीं बच्चों, कुछ चीजें आप मेजर नहीं कर सकते। क्या चीज मेजर नहीं कर सकते? जैसे कि इमोशंस बच्चों आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, इमोशंस मेजर नहीं कर सकते। इमोशंस का क्या मतलब हो गया सर? इमोशंस मतलब जैसे बच्चों हैप्पीनेस होगी। ठीक है, हैप्पीनेस हो गई, आप हैप्पीनेस मेजर नहीं कर सकते। और क्या नहीं मेजर कर सकते बच्चों? सैडनेस मेजर नहीं कर सकते। कौन कितना सैड है मेजर नहीं कर सकते। बच्चों आप क्यूटनेस कितना है ये मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ये बिल्कुल मेजर नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें बच्चों क्या है, इन चीजों को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरी में नहीं रखते। ये सारे के सारे बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम इनको मेजर नहीं कर सकते। अब कोई भी, आप कोई, जैसे तुम लोग बहुत खुश हो, है ना, बहुत खुश हो, तो तुम बोलोगे अरे यार आज इतना खुश है, क्या बताएं तुमको, है ना, क्या बताएं तुमको, मेजर नहीं कर सकते, उसकी कोई मेजरमेंट नहीं है ना। आप दुखी हैं तो आप बहुत ज्यादा ऐसा बोलेंगे यार आज बहुत दुखी है यार, बट उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। बहुत मतलब कितना, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, क्वांटिफाई नहीं कर सकते आप इसको। ठीक है, इस तरह से क्यूटनेस, कोई कितना हैंडसम कितना है, आप इस चीज को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते, कोई उसके साथ वैल्यू एसोसिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारे बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। चलो बच्चों फटाफट से नोट कर लो। क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल के लिए बहुत सही बच्चों ने दिया है कि सर इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लो बच्चों, मास, है ना, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, डेंसिटी, जितनी भी आप फिजिकल क्वांटिटीज 11 12th में पढ़े हो, सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज, सारी जो भी क्वांटिटीज आपने 11 12th में पढ़ा है सब फिजिकल क्वांटिटीज है। इनके बारे में हम लोग बात ही नहीं करते, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब क्यों बात करेंगे जिस चीज को मेजर ही नहीं कर सकते। ठीक है, चलो लिख लो बच्चों जल्दी से। चलो आगे देखो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज को अब हमें डिफाइन करना है, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना है। तो बच्चों कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं? जैसे मैंने तुमको हिंट दे रखा है, कोई बच्चा अगर उसमें जवाब देना चाहे तो दे सकता है। बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। बच्चों कितने टाइप की क्वांटिटीज हैं डायरेक्शन के बेसिस पे? वेरी गुड बच्चे, क्या नाम है आपका? हर्ष, बहुत बढ़िया। दो कैटेगरी है बच्चों डायरेक्शन के बेसिस पे, फिजिकल क्वांटिटीज की दो कैटेगरी है डायमेंशन डायरेक्शन के बेसिस पे। कौन कौन सी हैं? एक तो हो गया बेटा स्केलर क्वांटिटीज, है ना, एक स्केलर हो गया और एक वेक्टर हो गया। ठीक है, चलो बच्चों स्केलर क्या होता है मुझे समझा दो फटाफट से, जो भी बताना चाहे, और कोई एग्जांपल। हाँ बोलिए। इनके पास मास होता है, मास होता है, डायरेक्शन, और कोई कुछ बताना चाहे? मैग्नीट्यूड भी नहीं होता, डायरेक्शन भी नहीं होता। मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता स्केलर क्वांटिटीज। वेरी गुड बेटा, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। कोई एग्जांपल देंगे बेटा स्केलर क्वांटिटी का? स्पीड, वेरी गुड, और बताइए।
स्पीड हो गया, मास हो गया, क्या बेटा, डिस्टेंस हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, एनर्जी हो गया, क्या बेटा, करंट भी हो गया, बिल्कुल सही बात है। अरे रुक जाइए, रुक जाइए, टेंशन नहीं होता। देखो, कई बच्चों ने शायद कहीं पढ़ा होगा कि यार ना, टेंसर करके भी कोई क्वांटिटीज या कैटेगरीज होती हैं। बच्चों हमारे लेवल पे दो ही कैटेगरी है, स्केलर और वेक्टर, ठीक है। हम टेंसर में जाएंगे ही नहीं। हमारे लिए अगर कोई क्वांटिटी है तो उसको दो कैटेगरी में आप डिवाइड करेंगे, स्केलर या वेक्टर। अच्छा, करंट बच्चों ये, क्योंकि इसके पे डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, तो जनरली बच्चों को ये होता है कि यार ये तो वेक्टर में होना चाहिए, पर ये वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन और वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसको स्केलर की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों अगला आओ, वेक्टर के बारे में कोई बताएगा, वेक्टर क्या है? वेरी गुड। हाँ, तो वेक्टर में बच्चों दोनों चीजें होंगी, बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, एग्जांपल बता दो फटाफट से फिर। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी। तो वेक्टर क्वांटिटीज बच्चों ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताना जरूरी है, वो क्वांटिटीज कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जांपल के लिए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, सिंपल। ठीक है, अगर इसमें से कुछ रह गया है बच्चों तो फटाफट से नोट कर लो, किसी को कुछ डाउट पूछना है तो वो पूछ लो। आगे बढ़े बच्चों, लिख लिया? लिख लिया हो तो कोई भी एक बच्चा बता देगा, हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। चलो ठीक। चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अगला, बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी मींस बच्चों कुछ क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती हैं, कुछ क्वांटिटीज दूसरों क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। उस तरह से किसी बच्चों को अगर याद आ रहा हो कि कौन कितने टाइप के हैं और कैसे डिफाइन करते हैं। जो इंडिपेंडेंट होती है वो 7 तरह की होती है, नाम क्या देते बेटा उनको? नहीं, नहीं, फंडामेंटल। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो एक तो हो गया बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज। हाँ, सेकंड कैटेगरी हो जाएगी डिराइव्ड। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, कोई मुझे आप में से कोई बच्चा फंडामेंटल क्वांटिटीज के डेफिनेशन बता दे। Which does not depend on any other physical quantity. वेरी गुड। और कोई कुछ बच्चे फंडामेंटल के केस में कुछ और कुछ ऐड ऑन करना चाहे या अलग कुछ बताना चाहे, बिल्कुल फील फ्री। हाँ वही बात है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ आए थॉट तो बता सकते हो। डिराइव्ड के बारे में बच्चों फिर क्या बोलेंगे? व्हाट अबाउट डिराइव्ड? हाँ, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं। तो बच्चों देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो डेफिनेशन के लिए किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं, है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो डेफिनेशन के लिए या जिनको डिफाइन करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है ना। उन क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है बच्चों? क्वांटिटीज, क्वांटिटीज which are, which does not require which does not require any other quantity, any other quantity
फॉर इट्स डेफिनेशन, फॉर इट्स डेफिनेशन मतलब समझ रहे हो ना बच्चों कि जैसे मुझे मान लो किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना है और मुझे किसी और क्वांटिटी की मदद लेनी नहीं पड़ रही है, तो उन क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे, या ऐसी क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज। ठीक है, उन क्वांटिटीज को भी फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाएगा। ठीक है, एक बच्चे ने बोला कि सर 7 होती हैं, मैं 7 की सातों आपको एक साथ लिखाऊंगा। ठीक है, तो परेशान मत होना, इसका एग्जांपल हम लोग 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं which does not require any other quantity for its definition। मतलब इस क्वांटिटी को मुझे डिफाइन करना है तो मुझे और किसी क्वांटिटी की मदद लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, derived quantities, these quantities are defined, derived quantities are defined, derived quantities are defined with help of with the help of fundamental quantities। ठीक है बच्चों, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से डिफाइंड होती हैं। ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज आर डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये डिराइव्ड होंगी। बच्चों डिराइव्ड का कोई एग्जांपल दे दोगे क्या? डिराइव्ड का कोई एग्जांपल? वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, सारे, है ना। अब जैसे स्पीड कैसे बच्चों, या वेलोसिटी कैसे? लेंथ अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो लेंथ अपॉन टाइम हो गया ना, लेंथ भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है। तो आपको जिन क्वांटिटीज के डेफिनेशन के लिए दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद लेनी पड़े, उनको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा बच्चों सारी आपको डिराइव्ड क्वांटिटीज मिल जाएंगी। चलो, अब फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं बच्चों? चलो मैं एक एक करके नाम बताओ आप सारे। सबसे पहला किसका नाम लिख दूं? फंडामेंटल लिख रहे हैं, बोलो। मास लिख देते हैं। चलो, दूसरा वाला बेटा लेंथ हो गया, वेरी गुड। तीसरा बता दो फिर। टाइम हो गया, वेरी गुड। अगला बता दो बेटा। टेम्परेचर लिख देता हूं चौथा फिर। एक सेकंड, 1 2 3 4 पांचवा क्या कह रहे हो तुम लोग? इलेक्ट्रिक करंट। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। छठवां क्या बोल रहे हो बेटा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बिल्कुल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बच्चों सातवां इधर लिख देता हूं मैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आगे बढ़ेंगे तो इनके यूनिट्स भी पढ़ लेंगे। फिलहाल आप ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं बच्चों, यही फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इन्हीं के बेसिस पे सारे फिजिकल क्वांटिटीज, जो इनके अलावा सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से डिफाइन किया गया है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है बच्चों, आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बच्चों एक बहुत बेसिक सा सवाल पूछूंगा, ठीक है, तुम सारे बच्चों को आंसर करना है, जिसको क्लिक हो जाए। सवाल है, चार्ज इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। बच्चों स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, फॉल्स है बच्चे स्टेटमेंट। थोड़ा ध्यान रखना, इसकी जगह कौन होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल है बच्चों, चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। चलो, एक बार बच्चों ये क्वेश्चन पढ़ो आप सारे।
सारे बच्चे एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लो। नहीं डिफाइंड है बेटा वो एज अ फंडामेंटल, इलेक्ट्रिक करंट एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी डिफाइंड है। नहीं नहीं, आप ये ऑप्शन वाला सवाल नहीं है बेटा, मैं समझाता हूं इस सवाल का क्या मतलब है। सबने एक बार रीडिंग लगा ली ना बच्चों, एक बार आई होप पढ़ लिया सबने। देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है क्लासिफाई द क्वांटिटीज। अब ये क्वांटिटीज आपको दी हुई हैं, डिस्प्लेसमेंट, मास, फोर्स, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर, वर्क, अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो बच्चों ये कैटेगरीज है। अब मुझे बताओ इन सारी क्वांटिटीज में से कौन सी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो बेस है। बेस का क्या मतलब हो गया? फंडामेंटल। फंडामेंटल और स्केलर है। कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो फंडामेंटल और स्केलर? मास हो गया, वेरी गुड। टाइम, वेरी गुड। और बोल दो। स्पीड, स्पीड को लिखना चाहिए बच्चा, बेस और डेराइव्ड है। एब्सोल्युटली, दो लिख दिया, चलो ठीक है। बेस और वेक्टर में कौन सी आ जाएंगी? डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्प्लेसमेंट नाम तो बेटा हम लोगों ने लिखा नहीं था फंडामेंटल में, फिर क्यों बोल रहे हो तुम लोग डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए सर? क्या बेटा? लेंथ होती है ना, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही तो है। बिल्कुल सही है। और बोल दो बेटा। तो ये डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, मास लिख दिया, टाइम लिख दिया। और कोई जो आपको दिख रहा हो बेस हो और वेक्टर हो? अच्छा अच्छा, इसमें हो गया ना, इसके अलावा कोई नहीं है ना? डिराइव्ड और स्केलर बता दो। स्पीड है और सिर्फ स्पीड है डिराइव्ड और स्केलर में? और कोई नहीं है बच्चों? और कुछ नहीं दिख रहा? अरे नीचे भी तो कुछ लिखी हुई है क्वांटिटी। प्रेशर और वर्क कौन वेक्टर है? नहीं, वर्क भी स्केलर है, प्रेशर भी स्केलर है। वर्क और प्रेशर। चलो अगला बता दो बच्चों, डिराइव्ड एंड वेक्टर। फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, इसमें किसी को कुछ समस्या हो, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। बाकी क्लियर है ना? ये समझ में आया बच्चों सबको? ठीक। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि आपको सारी क्वांटिटीज गिवन है, डिफरेंट, मतलब मास, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, वर्क, उनको आपको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना था। बेस का मतलब हो गया फंडामेंटल। तो कहीं बच्चों बेस लिखा है कि बेस क्वांटिटी क्या है, तो आप समझ जाना कि वो पूछ रहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। बेस इक्विवेलेंट टू फंडामेंटल। ठीक है, बढ़ चले बच्चों आगे, अगले डिस्कशन पे चल पड़े। बोलो, यहां तक क्लियर है? हाँ ठीक। चल आगे देखो। आ जाओ बच्चों यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटी की? तो आपसे बच्चों एक्सपेक्टेड है अगर किसी को बताना हो यूनिट के बारे में, ये मत बताना कि सर मास की यूनिट किलोग्राम होती है, टाइम की सेकंड। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे यूनिट? कुछ भी, मतलब एकदम बुक वाली लैंग्वेज मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि आप किताबी भाषा मुझे मत बोलो। आप क्या समझते हो यूनिट से, मुझे बस उतना बता दो कि सर यूनिट मतलब ये होता है। हाँ, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अच्छा ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मास है तो बेटा मुझे अगर मास को रिप्रेजेंट करना है तो मैं m लिख दूंगा। यूनिट क्या हो गया? जिसमें उस, हाँ बेटा मुरादाबाद बोलिए। जिसमें उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। अब यूनिट क्या होता है आप थोड़ा समझिए इस चीज को।
बच्चों कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मैंने बताया कि उनको डिफाइन करने का तरीका क्या था फिजिकल क्वांटिटी को, यार ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर पाए वो फिजिकल क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब जैसे टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गई, वो सारी फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि हम उनको मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कोई फिजिकल क्वांटिटी बच्चों इस तरह से एक्सप्रेस की जाएगी, उसके मतलब फिजिकल क्वांटिटी बराबर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और उसके बगल में बच्चों कुछ यूनिट होगी। ठीक है, तो हमेशा देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वो कुछ इस तरह से एक्सप्रेस की जाएगी बेटा, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और बगल में कुछ यूनिट लिखी होगी। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे हो गई, जैसे 5, 7, 10, है ना, और यूनिट किलोग्राम, मीटर, सेकंड, डिग्री सेल्सियस, है ना। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उठा लो बच्चों, भले ही स्पीड हो, है ना, मास हो, टाइम हो, लेंथ हो, टेम्परेचर हो, कुछ भी हो, उसको हमेशा आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट लिखोगे। अब इनमें से बच्चों अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ना लिखूं, केवल यूनिट लिख दूं, तो भी उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दूं और यूनिट ना लिखूं, तो भी उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। पता नहीं तुम लोगों के साथ हुआ या नहीं, बचपन में हम लोग बच्चों जैसे 7th 8th में थे तो मैथ्स के सम सॉल्व करते थे, है ना, और कभी कभार अगर हम यूनिट लिखना भूल जाएं तो सर पूरा काट के एकदम जीरो कर देते थे, है ना, और पूछो कि सर क्या हो गया, सब तो सही लिखा है, तो बोलते थे यार तुमने यूनिट नहीं लिखा। तो यूनिट एक्चुअल उस समय हमें बड़ा बुरा लगता था कि यार बताओ पूरा सॉल्व किया, लास्ट में यूनिट के सर ने पूरे नंबर काट लिए। बट यूनिट एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर मैं आपसे बोल दूं कि पॉइंट ए से या कोई सिटी ए से सिटी बी की बीच की दूरी है, मान लो मैं बोल दूं 100, या पॉइंट ए से पॉइंट बी की बीच की दूरी है 100, और कुछ नहीं बता रहा हूं, तो 100 फीट है, मीटर है, किलोमीटर है, क्या है ना, तो यूनिट लिखना बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिजिकल क्वांटिटी बच्चों जब भी लिखी जाएगी कुछ इस तरह से लिखी जाएगी कि उसके साथ हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, साथ ही साथ यूनिट एसोसिएटेड होगी। अब यूनिट होता क्या है सर, ये तो हो गया कि फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमेशा दो चीजें चाहिए होंगी, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। बट होता क्या है यूनिट, तो बच्चों यूनिट एक स्टैंडर्ड अमाउंट है, ठीक है, जिसके टर्म्स में हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो यूनिट इज अ स्टैंडर्ड अमाउंट इन विच वी मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे मैंने बोल दिया कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की दूरी को मैंने बोल दिया मान लो 2 मीटर है। ठीक है, तो ये मीटर क्या है, तो 1 मीटर बच्चों एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिस्टेंस है ना। हमने क्या किया कि कुछ लेंथ को, है ना, जैसे मान लो इतनी मेरे हाथ के बराबर लेंथ को मैंने बोल दिया कि यार ये 1 मीटर है। अब इतनी लेंथ को ना मैंने वर्ल्ड में हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बोला यार यही लेंथ 1 मीटर होगी, तो इसका 100 गुना 100 मीटर हो जाएगा, इसका 2 गुना 2 मीटर हो जाएगा। तो पूरे वर्ल्ड में एक चीज फॉलो करे जाने लगी कि भाई यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ है उसको हम लोग 1 मीटर बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से किलोग्राम को डिफाइन किया गया। आप लोगों ने एनसीईआरटी में बच्चों कभी जब आप 11वीं की शुरुआत कर रहे होगे तो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन लगती थी कि प्लैटिनम इरेडियम का अलॉय है जो फ्रांस में रखा है, उसका मास 1 किलो है। ये बच्चों इस टाइप की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी या सुनी थी कभी 11वीं में, कि प्लैटिनम इरिडियम का अलॉय है, उसका जो स्केल बनाया गया उसकी लेंथ 1 मीटर है और कहीं पे रखा हुआ है। तो उसका पूरा सार ये है कि एक स्टैंडर्ड अमाउंट को बच्चों हम लोगों ने 1 मीटर बोल दिया है और उसको पूरे वर्ल्ड में सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बोला ये लेंथ बच्चों 1 मीटर होगी। ठीक है, अब उसी के हिसाब से सारी चीजें चल रही। जैसे किलोग्राम, तो एक ऑब्जेक्ट लिया गया और बोला गया जो इसका वेट है वो 1 किलो है ना, कि मैं अगर एक कल को मुझे कुछ यूनिट डिफाइन करना हो तो मैं बोल दूं कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए, मैंने बोला इसका जो वेट होगा वो 1 किलोग्राम होगा। अब कोई मुझे 2 किलोग्राम या 3 किलोग्राम की चीज चाहिए होगी तो इसका डबल बच्चों 2 किलोग्राम है, इस 1 किलोग्राम का 100 गुना 100 किलोग्राम होगा। ठीक है, तो यूनिट बच्चों स्टैंडर्ड अमाउंट है। यूनिट क्या है बेटा, स्टैंडर्ड अमाउंट, स्टैंडर्ड अमाउंट। ठीक है, स्टैंडर्ड अमाउंट यूजिंग विच any physical quantity is measured। ठीक है, तो बच्चों यूनिट एक स्टैंडर्ड अमाउंट है जिसको यूज करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं तुम सब सारे बच्चों को यूनिट क्या है ये क्लियर हुआ होगा।
बच्चों समझ में आया है कि यूनिट क्या है ना? क्लियर हुआ है? इसकी यूटिलिटी समझ में आ रही है बच्चों? हाँ, अब पता नहीं बच्चों, अब तुम लोग गाँव वाँव जाते हो, विजिट करते हो या गाँव नहीं विजिट करते हो। गाँव में जनरली क्या होता है कि है ना? जैसे कोई चीज़ अगर उनके पास मेज़र करने के लिए नहीं है ना, तो वो हाथ से अनाज को उठा लेंगे, ठीक है? और बोलेंगे 10 बार ये हाथ से हम डालेंगे, तो वो मान लो किसी को कुछ देना है अनाज, तो ऐसा 10 बार हाथ से उठा के वो दे देंगे, तो बोलेंगे कि यार इतना तुम्हारा हो गया। तो उनके लिए यूनिट वो हो गया कि एक बार हाथ में कितना अनाज आ गया, वो है, ठीक है? लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं कर सकते उसको। किसी के हाथ छोटे हैं बच्चे, तो आटा हो गया उसको, उसके तो कम देना होगा, या किसी के हाथ बड़े हैं तो उसमें ज्यादा अनाज चला जाएगा, तो स्टैंडर्ड नहीं हुआ। इसलिए ये सारी चीजें हम लोगों ने बनाई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं और आपको जानकारी दे दूं यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में। देखो बच्चों, 3 सिस्टम फेमस हुए थे। तुम लोग जानते हो क्या 3 यूनिट के सिस्टम्स? शायद किसी को क्लिक कर गया हो। वेरी गुड। सीजीएस, एमकेएस एंड बेटा एफपीएस। बिल्कुल बच्चों, ये जो 3 सिस्टम ऑफ यूनिट थे, ये फेमस है। ऐसा नहीं कि यही 3 होते हैं, बट ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट सबसे ज्यादा वर्ल्ड फेमस थे, ठीक है ना? सीजीएस क्या है बेटा? सीजीएस का फुल फॉर्म बताओ, कोई अगर जानता हो तो। सीजीएस का फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। वेरी गुड। तो इस सिस्टम के अंदर बच्चों जो लेंथ होगा उसको सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, जो मास होगा उसको ग्राम में, और टाइम को सेकंड में, ठीक है? एमकेएस के बारे में बेटा क्या बोलोगे? मीटर किलोग्राम सेकंड। तो एमकेएस में बच्चों ये मीटर हो गया, ये किलोग्राम और ये सेकंड। मतलब लेंथ को मीटर में लेंगे, मास को किलोग्राम में लेंगे, टाइम को सेकंड्स में लेंगे। अच्छा, एफपीएस के बारे में तुम सब क्या कहना चाहते हो? फुट, पाउंड एंड सेकंड, ठीक है? तो लेंथ यहां बेटा फुट में मेजर करेंगे, और जो वेट होगा वो पाउंड में मेजर करेंगे, और टाइम सेकंड, ठीक है? तो ये बच्चों 3 वर्ल्ड फेमस सिस्टम ऑफ यूनिट थे, और बाकी रीजनल तो चल ही रहा था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, गांव में ऐसे लोग उठा के अनाज दे रहे हैं, ये भी तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट है कि मास को मेजर करेंगे, जितना एक बार में अनाज आ जाएगा तो वो भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट है। हालांकि उसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको वजह बता दी। अब देखो बच्चों, ये सीजीएस, एमके और एफपीएस। सीजीएस बच्चों जैसे हमारा पूरा विश्व है ना? हम लोग साइंस जैसे पढ़ रहे हैं, विश्व के दूसरे कोने में भी लोग साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है? हमने सारी चीजें, जैसे इंडिया में हम क्या मेजर करते हैं कि यार मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे, लेंथ को मीटर या किलोमीटर में, और डिस्टेंस और टाइम को सेकंड में, ठीक है? लेकिन जो विश्व के दूसरे कोने पे बैठा हुआ वो हमसे सहमत नहीं है। उसने कहा नहीं यार, ये गड़बड़ है, ऐसे तो नहीं मेजर करेंगे। उसने कहा कैसे मेजर करोगे फिर? उसने बोला कि एक काम करेंगे कि मैं डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर करूंगा, वेट को ग्राम में करूंगा, और टाइम को सेकंड में करूंगा। अब तकलीफ हो जाएगी बच्चों। क्यों तकलीफ हो जाएगी? अब जैसे मान लो कोई नासा जैसी स्पेस एजेंसी है, या मान लो इसरो जैसी स्पेस एजेंसी है, जहां पे विश्व के सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक आके काम करते हैं। तो अब मान लो मैं भारत से जाके गया वहां पे काम करने, कोई वहां पे ब्रिटेन से बैठा है, कोई यूएस से बैठा है, कोई फ्रांस से बैठा है। अब हर जगह अगर यूनिट सिस्टम अलग अलग होगा तो तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि काम तो एक ही, ऑब्जेक्ट तो एक ही, प्रोजेक्ट तो एक ही है। तो वो किसी और तरीके से कैलकुलेशन करेगा, हम किसी और तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, तो ज्यादातर समय इसी में कंज्यूम हो जाएगी, कन्वर्जन में। तो बोला गया कि देखो ठीक है, आप 3 सिस्टम ऑफ यूनिट विश्व के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इन तीनों यूनिट्स की जगह इन तीनों यूनिट्स की जगह एक स्टैंडर्ड यूनिट एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो कौन से स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम हो गई बच्चों? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना? इसको एसआई बोलते हैं बच्चों, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो जैसे ये सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस था ना, विश्व के अलग अलग हिस्सों में कुछ सीजीएस फॉलो कर रहे हैं, कुछ एमकेएस को मान रहे हैं, कुछ एफपीएस को मान रहे हैं। तो साइंटिस्ट लोग बैठे बोले देखो यार ये खराब चीज है, इससे बहुत ज्यादा समय की बर्बादी होती है,
एक डिसाइड कर लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और सारे हर जगह उसी को फॉलो करेंगे। तो बहुत बढ़िया आइडिया था, सारे मान भी गए। अब तुम्हें कुछ बच्चों का डाउट आ रहा होगा कि सर ये इंटरनेशनल सिस्टम है, आईएस होना चाहिए, इसको एसआई क्यों लिख दिया है? कोई बताएगा? किसी को कुछ जानकारी है इस बारे में कि सर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है तो आईएस होना चाहिए, एसआई क्यों लिख दिया है क्या बच्चों जानकारी किसी को? हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सही बोल रहे हो बेटा आप। क्या नाम है आपका? कि बेटा आपकी आवाज अचानक से आना बंद हो गई। खैर, हाँ बोलिए बोलिए, बोल रहे हैं क्या? ठीक। तो इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि सर वो जो ये है ना एसआई, एस का मतलब है सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में फ्रेंच है बच्चों, है ना। एक्चुअली ये एसआई सिस्टम में इंटरनेशनल इसका पूरा नाम है, वो फ्रेंच वर्ड है, उसका इंग्लिश में मीनिंग होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो मतलब छोटी सी चीज है लेकिन तुम लोग इससे परेशान नहीं होना, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बोला गया, क्या बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, कि जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, क्योंकि अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट को डिफाइन कर लेंगे ना बेटा, तो डेराइव्ड तो अपने आप डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि डेराइव्ड फंडामेंटल से आया है, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के एसआई यूनिट, अब मैं तुम सारे बच्चों पे डिपेंड कर रहा हूं, अगर तुम लोग को पता है तो फटाफट से आंसर देते जाओ। लेंथ का क्या लिख दूं एसआई यूनिट? वेरी गुड। अगला बोल दो। तो मीटर को बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से। ये क्या होता है बेटा? किलोग्राम। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? केजी। अगला बोल दो बेटा। सेकंड, ठीक है। सेकंड रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। और बोल दो बेटा। डिग्री सेल्सियस नहीं होगा? डिग्री सेल्सियस नहीं होता ऐसा यूनिट? क्या होता है बेटा? एक चीज ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। डिग्री सेल्सियस चूंकि बहुत बार क्वेश्चंस में आता है तो कंफ्यूज जाते हैं। डिग्री सेल्सियस एसआई यूनिट नहीं है, केल्विन है एसआई यूनिट, ठीक है। अगला बोल दो। कूलम। एम्पियर। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर को? ए। और बोल दो। कैंडेला। वेरी गुड। हाँ, कैंडेला कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कैंडेला को? सीडी। अगला बोल दो बेटा। मोल। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा मोल को? MOL। सही है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल। अब इसमें तुम पूछोगे सर एक बात बताइए, ये जो एमकेएस था यही एसआई यूनिट हो गया था क्या? देखो एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, अगर तुम इन 3 यूनिट सिस्टम में बात करो तो केवल 3 चीजों की बात की गई है। किसकी किसकी बेटा? लेंथ, मास, टाइम। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात की, ये तो बात की ही, एमकेएस की तो बात की, उसके अलावा 4 और क्वांटिटीज की बात की गई है। तो ये अंतर हाँ, एमकेएस में जिस तरह से मास किलोग्राम सेकंड है वैसे ही हमारा एसआई सिस्टम में भी है, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। बच्चों तुम लोग को अंतर समझ में आया एमकेएस और एसआई में? नहीं आया? आया है क्या बेटा? मेरी आवाज नहीं आ रही बच्चों आप तक? थोड़ा सा लैग हुआ था, अभी आ रही है आवाज? बच्चों तुम लोग जवाब अच्छे से देते रहो, है ना। यहां तक तो तुम्हें फील आ रहा होगा कि सर अरे ये तो बिल्कुल हल्का हल्का चल रहा है, मजा आ रहा है ना, चीजें याद आ रही होंगी 11वीं की, ठीक है। बेसिक बेसिक है बच्चों थोड़ा सा, लेकिन समझना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। बदल दूं बच्चों, स्लाइड बदल दूं? करिए करिए करिए, जब हो जाए तो बताइएगा।
डन है। बदल दो बेटा स्लाइड। ठीक है, ठीक। चलो, तो बच्चों हम लोगों ने ना इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स सीखा। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि 7 आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है, उनकी यूनिट्स को इस तरह से कुछ डिफाइन किया गया है। ठीक है, और देखते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। अच्छा, यूनिट्स को भी बच्चों क्लासिफाई किया गया है ना। जैसे आप लोगों ने अभी जो यूनिट्स देखे कि मास को किलोग्राम में लिख दिया, लेंथ को मीटर लिख दिया, टाइम को सेकंड लिख दिया, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं इसलिए उनको बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। तो 3 तरीके से बच्चों हम लोग क्लासिफाई करते हैं यूनिट को। एक तो फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स बच्चों वो यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की होती तो कहलाते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। इसमें बच्चों एक चीज आप लोगों से पूछूंगा, किसी बच्चे को याद रहे तो जवाब देने की कोशिश करना। दूसरी कैटेगरी होती है बच्चों डेराइव्ड यूनिट। तो डेराइव्ड यूनिट क्या होंगे सर? ऐसे यूनिट्स जो डेराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट्स होते हैं उनको डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। इसके अलावा बच्चों थर्ड कैटेगरी और होती है, किसी बच्चे को अगर याद आ जाए। फंडामेंटल, डेराइव्ड और हाँ कोई कुछ बोल, सप्लीमेंट्री। वेरी गुड। थर्ड कैटेगरी होती है बच्चों सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो फंडामेंटल बच्चों आप सबको पता है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाई है उनकी जो यूनिट्स होंगी वो सारे के सारे फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये सबको अभी हम लोगों ने सीखा है, समझा है। डेराइव्ड यूनिट्स वो होंगी जो जैसे स्पीड है ना बेटा, तो स्पीड को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर लेंथ हो गया, टाइम सेकंड हो गया, तो डेराइव्ड यूनिट इसकी क्या बन जाएगी? मीटर पर सेकंड। इसी तरह से बच्चों एक्सेलरेशन की यूनिट बताओगे क्या? हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड के पावर -2। तो ये डेराइव्ड है बच्चों। ठीक है, क्योंकि डेराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं इसलिए डेराइव्ड यूनिट्स कहलाती हैं। लास्ट वाली कैटेगरी सप्लीमेंट्री। बता दो जरा सप्लीमेंट्री क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सप्लीमेंट्री यूनिट्स बच्चों दो हैं। कौन कौन है सप्लीमेंट्री यूनिट? जैसे कि क्या नाम बेटा आपका? कीर्ति। वेरी गुड कीर्ति। प्लेन एंगल और दूसरा क्या हो गया बच्चों? दूसरा वाला कौन सा बोला था? सॉलिड एंगल। वेरी गुड। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। एक्चुअली ये बच्चों ये फिजिकल क्वांटिटीज है ना, इनकी जो यूनिट होगी वो सप्लीमेंट्री यूनिट होगी। जैसे प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है बेटा? डिग्री नहीं बोलते क्या? डिग्री बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते? देखो, प्लेन एंगल डिग्री में भी लिखा जाता है लेकिन जो उसकी एसआई यूनिट है वो क्या है? रेडियन। बिल्कुल ध्यान रखना बेटा, रेडियन। रेडियन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? RAD। ठीक है, प्लेन एंगल डिग्री में भी एंगल लिखा जाता है, रेडियन हमारी एसआई यूनिट है, इसी को फॉलो करना है। ठीक है, आगे बताओ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की बच्चों एसआई यूनिट क्या होती है? टेरेडियन। टेरेडियन, STERADIAN। ये बच्चों दो सप्लीमेंट्री यूनिट है ना। ये तो फिजिकल क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी बच्चों ये यूनिट है। तो जैसे तुमसे पूछ दे सप्ली, बोलिए बेटा। अच्छा अच्छा, कहाँ कोई चीज मिस हुई है क्या आपकी? हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अगर कोई चीज मिस हो जाए ना बच्चों तो मुझे बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, कोशिश यही रहती है कि कोई कोई चीज मिस ना हो, लेकिन कुछ होता है तो बता देना। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि 3 कैटेगरी है, फंडामेंटल, डेराइव्ड और सप्लीमेंट्री। तो फंडामेंटल यूनिट 7 फंडामेंटल यूनिट है, वो सारे जानते हो। डेराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट है बच्चों स्पीड और एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो डेराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट है वो डेराइव्ड यूनिट होंगी। जो सप्लीमेंट्री है बेटा वो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये तो क्वांटिटी हो गई। जो इनकी यूनिट्स है, मुझे एक्चुअली इस तरह से लिखना चाहिए, मैं इसको सही कर देता हूं। ठीक है, तुम लोगों ने लिख लिया तो कट करने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑल राइट। सप्लीमेंट्री यूनिट दो है बच्चों, एक रेडियन है, ये सप्लीमेंट्री यूनिट है, और एक स्टेरेडियन है, STERADIA, स्टेरेडियन। तो रेडियन बच्चों एक्चुअली प्लेन एंगल की यूनिट है। ठीक है,
प्लेन एंगल की यूनिट है स्टेरेडियन, प्लेन एंगल की यूनिट है रेडियन और स्टेरेडियन यूनिट है सॉलिड एंगल की। ठीक है, क्लियर है बेटो? बच्चों यहां तक क्लियर है क्या सबको? हाँ हाँ हाँ, सब एसआई में। बच्चों डन हो जाए तो बता देना, आगे बढ़ेंगे, अगली चीज बतानी है। डन है बेटा? ठीक ठीक, बता दिया करो, जैसे ही हो जाए बता दो, आगे चलेंगे। ठीक, तो बच्चों फंडामेंटल यूनिट्स मैंने आपको बता दिए, 7 फंडामेंटल यूनिट और उनकी उन क्वांटिटीज के यूनिट्स बता दिए। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट होंगे उनको फंडामेंटल यूनिट बोला जाएगा, मैंने आपको समझा दिया है। डिराइव्ड यूनिट्स बच्चों वो यूनिट्स होंगे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव हुई हैं, वो डिराइव्ड क्वांटिटीज, उनके जो यूनिट होंगे वो डिराइव्ड यूनिट होंगे, वो भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। सप्लीमेंट्री यूनिट बच्चों मैंने दो आपको बताई हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। तो बच्चों रेडियन क्या होता है? प्लेन एंगल। बेटा प्लेन एंगल के बारे में मुझे कुछ कोई बताएगा क्या? आप में से किसी बच्चे को पता हो प्लेन एंगल के बारे में? प्लेन एंगल क्या होता है? कोई बच्चा जानता हो? सही गलत घबराना नहीं है, बताओ। बोलिए। हाँ, 2D मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। जैसे मान लो बेटा कि ये पॉइंट है, ठीक है, ये मान लो पॉइंट ए है, ठीक है, यहां से आप एंटी क्लॉकवाइज गए और पॉइंट बी पहुंच गए, ठीक है, आप सर्कल के सरकमफ्रेंस में गए, है ना, पॉइंट ए से शुरू करे और पॉइंट बी पहुंच गए, ठीक है। तो ये जो एंगल सबटेंड हुआ एट द सेंटर, ये बच्चों कहलाता है प्लेन एंगल, ठीक है। तो ये मान लो सेंटर है पॉइंट ओ, ठीक है, ऐसे ही डिफाइंड है बच्चों, ऐसे ही आपको दिमाग में रखना है। तो पॉइंट ओ से शुरू हुआ, है ना, ओ ए, तो ये रेडियस वेक्टर जो एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, जब पार्टिकल सरकमफ्रेंस में घूमता है तो एंगल जो रेडियस वेक्टर सबटेंड करता है सेंटर पे, वो प्लेन एंगल कहलाता है। प्लेन एंगल का बच्चा आपको कोई कोई बेटा आप में से फॉर्मूला बता दे, प्लेन एंगल का फॉर्मूला। आर्क बाय लेंथ, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये जो आर्क लेंथ है, मान लो मैं इसको एल बोल देता हूं और ये रेडियस है, इसको मैं आर बोल देता हूं, तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। और यूनिट क्या बताई बेटा मैंने इसकी? रेडियन, ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे बताना बच्चों, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं पूछ लेता हूं पहले आप लोगों से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बच्चों मेरे पास ना 45 डिग्री है और इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, 45 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्या करना चाहिए कि ये कन्वर्ट हो जाए? मतलब किससे मल्टीप्लाई, किससे डिवाइड, अगर किसी बच्चे को आता है? वेरी गुड, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। बच्चों ये ध्यान रख लो, जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो थीटा जो कि डिग्री में गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180 से, ठीक है। तो जैसे यहां पे थीटा कितना है बेटा? 45 डिग्री है, तो मुझे रेडियन में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो बच्चों सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आएगा बोलो? पाई बाय 4, है ना। अब बच्चों ये आपको जैसे थोड़े बहुत बेसिक बेसिक कैलकुलेशन पता होना चाहिए, जैसे 45 है, 45 को डबल करोगे तो 90 बनेगा, 90 को डबल करेंगे तो 180 बनेगा। नहीं आता है यार ये कैसे होगा, तो आप सिंपल कोई टेबल है, 9 का टेबल याद कर लो, तो 9 5 9 2 5 1 5 4, है ना, तो पाई बाय 4 ऐसा। अच्छा बच्चों अगर मान लो मेरे पास रेडियन में गिवन है, फॉर एग्जाम्पल पाई बाय 3, और मुझे कन्वर्ट करना है इसको डिग्री में, तो क्या करना होगा बेटा? हाँ, इसको अगर इस तरह से कुछ जाना है
तो जो भी आपके पास गिवन है एंगल, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 180 अपॉन पाई से। सही है ना बेटा? तो जो भी रेडियन में गिवन है, जैसे इस वाले सवाल में पाई/3 है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 180 अपॉन पाई से। कितना बन जाएगा बताओ बेटा? 60। ये 50 से 50 कैंसिल होगा, 3 ये बन जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, छोटा सा डिस्कशन, ज्यादातर बच्चों को पता था, जिनको नहीं पता है भैया इंपॉर्टेंट है छोटी चीज लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने इसको डिस्कशन कर दी। जिन बच्चों को नहीं पता था भैया आप नोट डाउन कर लीजिए इसको प्रॉपरली। जिन बच्चों को नहीं पता था इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए, आपसे एक्सपेक्टेड है। थीटा डिग्री, डिग्री थीटा, मतलब थीटा से डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री आना चाहिए। बेटा केमिस्ट्री की क्लास हो गई? आज क्या पढ़े तुम लोग केमिस्ट्री में? इंट्रोडक्शन हो रहा था, बेसिक केमिस्ट्री हो रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब पहले आपकी फिजिकल केमिस्ट्री शुरुआत हुई है या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, क्या शुरुआत हुई है? अच्छा फिजिकल की हुई है। ये बढ़िया हुआ यार, तुम लोग का वीक पोर्शन पहले शुरू हो रहा है ना, तो तुम लोग का वही चीज स्ट्रांग हो जाएगा। ये सही है। हाँ, पाई/3 का डिग्री में देखो, कोई भी चीज जो रेडियन में गिवन हो ना, उसको आप 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे इस नंबर से, ठीक है, तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे पाई/3 है, ठीक है, मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये रेडियन में गिवन है, इसको ऐसे ही लिख दिया, 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया। तो देखो यहां से बेटा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 और ये 60 डिग्री आ जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए नहीं है बेटा, उसके लिए कुछ नहीं है। बढ़ चलें बच्चों आगे, बोलो। ठीक है, अब दूसरी जो कैटेगरी है बेटा, दूसरी कैटेगरी प्लेन एंगल के बाद आती है सॉलिड एंगल। आप में से कोई मुझे बच्चों सॉलिड एंगल क्या होता है या उसको किसी एग्जांपल की मदद से या कुछ जानकारी हो इसके बारे में समझाना चाहो, फील फ्री। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे बच्चों आपका वो आप लोग कैप लगाते हो ना जब बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, है ना, वो कैप पहनते हो ऊपर, तो वो जो कैप के ऊपर जो एंगल बनता है 3D में, वो कहलाता है सॉलिड एंगल। या कभी तुम लोग आइसक्रीम खाए हो, अब पता नहीं ये वाली आइसक्रीम तुम लोग के बच्चों आती है कि नहीं, अब क्या है सिचुएशन इस समय। एक इस टाइप की बच्चों आइसक्रीम आती थी, है ना, तुम लोग के समय में शायद आती है कि नहीं, तुम लोग खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? कॉर्नेटो हो गया क्या? अरे यार, कुल्फी है, तो ऐसा आइसक्रीम आता था हम लोग, खैर है बेटा, चल रहा है ये, बेचने का तरीका थोड़ा बदल गया। जब हम लोग थे तो खैर वो ऑरेंज वाले, वो ये जो पार्ट था वो ऑरेंज आता था, और उसके ऊपर वो पीछे से अपनी साइकिल से निकाल के वो डालता था, वो इतना मुझे याद है। तो उस कोन का ये जो बच्चों आप 3D में एंगल बनता है ना, कॉर्नेटो, तुम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड बच्चे हो, कॉर्नेटो, कॉर्नेटो के जो टॉप वाला एंगल है वो सॉलिड एंगल है बेटा, वही सॉलिड एंगल है। ठीक है, डिफाइन कैसे करते हैं, तो बच्चों यूनिट सॉरी सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा। ये होता है बच्चों सरफेस एरिया, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का, सरफेस एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। ये बच्चों सॉलिड एंगल होगा, यूनिट मैंने बता दी है, स्टेरेडियन है ना। जैसे बच्चों वो स्फीयर है, स्फीयर हमारा पूरा ऐसा स्फीयर, उसके सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनेगा, तो कैसे निकाल सकते हो आप, जैसे स्फीयर है मान लो,
है ना, मैं इसको अलग से स्लाइड में लेके समझाता हूँ। मान लो ऐसा बच्चों स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है, 2D में तो सॉलिड एंगल होगा नहीं 2D ऑब्जेक्ट में, ठीक है, जैसे सर्कल है उसके लिए कोई प्लेन सॉलिड एंगल नहीं डिफाइन, 3D में डिफाइन है। तो ये मान लो स्फीयर है बच्चों, स्फीयर का सेंटर है, तो ये स्फीयर के सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बन रहा होगा बच्चों, डेफिनेशन से कोई बताएगा क्या मुझे? स्फीयर के सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बन रहा होगा? अच्छा मुझे बता दो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों? ये जैसे स्फीयर है, इसका सरफेस एरिया कितना होता है, किसी बच्चे को याद हो तो? 4πr²। और रेडियस तो बच्चों अगर 4πr² बोल रहा हो तो r तो मतलब रेडियस हो गया, तो नीचे भी रेडियस का स्क्वायर कर देंगे, सही है ना? कैंसिल होके कितना बनेगा? 4π, बिल्कुल। तो 4π स्टे रेडियन बच्चों होता है, 4π स्टे रेडियन। लिख लो इसका इसका आप थोड़ा सा बच्चों इसके हेडिंग डाल लेना कि सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, सॉलिड एंगल डिफाइन करना है, फिर सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 4π। डन हो जाए तो बता देना, आगे बढ़ चलेंगे। डन है, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ दिया हुआ है, राइट हैंड साइड पे कुछ दिया, मैच करना है आपको, तो मुझे बताओ ए को मैं किससे मैच कर दूं? किलो, ए को किससे मैच करना है बेटा? न्यूटन, एचपी का मतलब हॉर्स पावर, किलोग्राम वेट, रेडियन किलोग्राम, बोलो। फिफ्थ से कर दिया बच्चों, किलोग्राम है, ये सही है, ये सही है बेटा। अगला बोल दो बी पार्ट, डिराइव्ड एसआई यूनिट किससे कर दूं, बोलो? फर्स्ट या थर्ड? फर्स्ट। बच्चों न्यूटन डिराइव्ड एसआई यूनिट है, न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पूरी एसआई यूनिट में है, तो न्यूटन हो गया। चलो इम्प्रॉपर मैंने बताया नहीं है, आ जाते हैं, बाद में आ जाएंगे। प्रैक्टिकल यूनिट कौन सी है बच्चों? प्रैक्टिकल यूनिट कौन सी है? एचपी। इसको बच्चों प्रैक्टिकल यूनिट क्यों नाम दिया हो गया होगा, कोई लॉजिक कुछ बताना चाहेंगे बच्चों की सर इसको इस वजह से प्रैक्टिकल यूनिट बोलते हैं? ओके और कोई बच्चों कोई थॉट प्रोसेस किया सर इसको प्रैक्टिकल यूनिट क्यों बोल रहे होंगे, मतलब अच्छा मैं थोड़ा सा, कोई कोई बच्चा अपना थॉट्स बताना चाहेगा इस पे प्रैक्टिकल यूनिट? चल मैं बताता हूं बच्चों, कभी आप लोगों ने ट्रैक्टर देखा है? ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के ट्रैक्टर के इंजन का जो पावर होता है ना बेटा, वो कभी वॉट में नहीं बोलते, वो हमेशा किस में लिखते हैं? हॉर्स पावर। जनरेटर या कोई जो बड़े बड़े पंप है ना, उनकी पावर जनरली आप वॉट में नहीं देखोगे, वो हॉर्स पावर में लिखते हैं। तो उसको प्रैक्टिकल यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितनी बड़ी मशीनरीज हैं उनका वॉट, चूंकि एसआई यूनिट है, तुम सारे बच्चों को पता होगा, जानते हो ये एसआई यूनिट, वॉट किसकी एसआई यूनिट है बेटा? वॉट किसकी एसआई यूनिट है? पावर। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट इसलिए क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनरीज में हॉर्स पावर में लिखते हैं पावर, इसलिए इसको प्रैक्टिकल यूनिट बोला जाता है। ठीक है, तो सी का हो गया 2, नहीं नहीं सी का 2 नहीं हो गया, डी का 2 हो गया, डी का हो गया 2। और बताओ बेटा, ई का 4। अच्छा ये इम्प्रॉपर यूनिट क्या होता है? देखो इम्प्रॉपर यूनिट जैसे बच्चों ये किलोग्राम वेट एक इम्प्रॉपर यूनिट का एग्जांपल है, किलोग्राम वेट एक इम्प्रॉपर यूनिट का एग्जांपल है। क्यों? देखो बेटा इसमें ये जो यूनिट है, किसी को पता है बच्चों ये किलोग्राम वेट किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है? किलोग्राम वेट किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है? ठीक है कोई बात नहीं। बच्चों किलोग्राम वेट वेट होता है, वेट एक फिजिकल क्वांटिटी होती है बच्चों, आप सारे पता है, वेट बराबर वेट का फॉर्मूला किसी बच्चे को पता हो? mg, वेरी गुड वेरी गुड, mg। तो
वेट एक फिजिकल क्वांटिटी है बच्चे, जिसकी यूनिट किलोग्राम वेट है, ठीक है। अब वेट बच्चों एक तरह से फोर्स है, तो आप न्यूटन लिख दो, लेकिन ये किलोग्राम वेट लिखते हो, तो किलोग्राम वेट इसका क्या मतलब हो गया बच्चे? किलोग्राम हो गया तुम्हारा एसआई यूनिट किसका? किलोग्राम एसआई यूनिट है मास का। और आप किलोग्राम वेट की वजह से, किलोग्राम वेट का यूज करके वेट की यूनिट, किलोग्राम वेट का यूज करके वेट की यूनिट बता रहे हो, और इसमें यूज कर रहे हो आप किसका? किलोग्राम का। तो ये बच्चों इम्प्रॉपर यूनिट है। सोनीपत पाठशाला बच्चे जिनके पास माइक है वो बंद कर लीजिए। तो आप मास की यूनिट का यूज करके वेट की यूनिट बता रहे हो, इस वजह से बच्चों ये गड़बड़ है, ये इम्प्रॉपर यूनिट बोली जाएगी। इसका एक ही आप एग्जांपल रख लेना दिमाग में, किलोग्राम वेट। तो इम्प्रॉपर यूनिट किलोग्राम वेट कब होगा? जब आप एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट, जैसे यहां पे हम वेट की यूनिट मास की यूनिट का इस्तेमाल करके बता रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से इसको इम्प्रॉपर यूनिट बोला जाता है, ठीक है। चलो, अब होता क्या है बच्चों किलोग्राम वेट, जैसे मैं बोल दूं ना तुमको कि 1 किलोग्राम कितने किलोग्राम वेट के बराबर है, जैसे मैं 1 किलो 1 केजी का तुमसे वेट पूछूं, है ना, 1 केजी का वेट कितना होगा, तो 1 केजी का वेट आप कितना बताओगे? 1 केजी का वेट बोलोगे सर मास 1 है, और जी की वैल्यू रख दोगे क्या? 9.8, ठीक है। तो 9.8 न्यूटन, ये 1 किलोग्राम का वेट है। लेकिन किलोग्राम वेट में कैसे लिखा जाएगा? तो मुझसे 1 किलोग्राम का वेट पूछा जाए किलोग्राम वेट में, तो मैं जी की वैल्यू नहीं रखूंगा, मैं बोल दूंगा 1 किलोग्राम का वेट किलोग्राम वेट में 1 किलोग्राम वेट होगा। 2 किलोग्राम वेट का वेट 2 किलोग्राम वेट, 3 किलोग्राम का वेट 3 किलोग्राम वेट, 4 किलोग्राम का वेट 4 किलोग्राम वेट। मैं जी की वैल्यू नहीं रखूंगा। अगर जी की वैल्यू रख दोगे तो न्यूटन हो जाएगा, जी की वैल्यू नहीं रखते हो तो किलोग्राम वेट रहेगा। ये थोड़ा सा आइडिया दे दी मैंने आपको। बाकी बच्चों आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। किसी को कुछ कंफ्यूजन कुछ डाउट हो तो बच्चे पूछ लो, नहीं है तो लिख लो, और जब हो जाए तो बता देना। बोलिए। बिल्कुल, कई जगह बेटा ग्राम वेट भी लिखा रहता है, तो जैसे 2 ग्राम का वेट कितना? 2 ग्राम वेट। 10 ग्राम वेट का, 10 ग्राम का वेट कितना? 10 ग्राम वेट। बेटा किसी को कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे? ठीक, चलो कुछ बेसिक बेसिक सवाल पूछूंगा, सारे बच्चे आंसर करने की कोशिश करना। ये जरा देखो, कितने बच्चों को लग रहा है नन ऑफ दीज? एक बार हाथ उठाना। फोर्थ ऑप्शन कितने बच्चों को लग रहा है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ बच्चों, कितने बच्चों को लग रहा है फोर्थ होगा? दिख रहा हो मुझे आप? प्रॉपर हाथ उठाओ सारे जो बोल रहे हैं। अब आप में से कौन सा एक बच्चा एक्सप्लेन करना चाहेगा कि फोर्थ ऑप्शन क्यों होगा? फंडामेंटल यूनिट है टेम्परेचर, टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी है, इस वजह से। आगे बोलिए। इतना सही है बेटा, टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी इसलिए डिराइव नहीं हो सकता, इसलिए उसको किसी और क्वांटिटी के टर्म्स में आप नहीं लिख सकते, है ना बच्चे? हाँ, जैसे लेंथ और मास में नहीं लिख सकते, मास टाइम किसी के आप नहीं लिख सकते, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो आप किसी के टर्म्स में उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये बच्चों देखो एक बार, 11th के बच्चे होते हैं तो मैं ये सवाल नहीं लेता, तुम लोग चूंकि बड़े हो जानकार हो, तो तुम लोग के लिए सवाल है। बच्चों 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट वेट करना, आंसर मत करना, 1 मिनट सारे लोग समय लो, सारे बच्चे समय लो, आंसर मत करना 1 मिनट का, उसके बाद मैं जब पूछूं तब जवाब देना।
आ गया बच्चों सबको? कंप्लीट कर लिया सबने? चलो अब मुझे बता दो कितने बच्चों को लग रहा है ऑप्शन नंबर 1? हाथ उठा दो, ऑप्शन नंबर 1 वाले सारे बच्चे हाथ उठा दीजिए। ठीक है, कुछ बच्चों को लग रहा है। ऑप्शन नंबर 2 वाले बच्चे हाथ उठा दीजिए, ऑप्शन नंबर 2 वाले बच्चे। कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर 2 के भी हैं। ऑप्शन नंबर 3 वाले बच्चे, ऑप्शन नंबर 3, कोई बच्चा ऑप्शन नंबर 3? ठीक है, कुछ बच्चे ऑप्शन 3 के हैं। ऑप्शन 4 वाले बच्चे, ऑप्शन 4, कुछ बच्चे ऑप्शन 4 के भी हैं। बच्चों देखो, मैचिंग टाइप कुछ सवाल आपको आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा मैचिंग वाले सवाल करने के लिए तरीका भी बताऊंगा इस सवाल की वजह से। जैसे पहला आपने देखा ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए आप सारे ऑप्शन में चेक कर लो, तो या तो 5 से मैच किया गया या तो 3 से मैच किया गया। ठीक है, तो पहले आप देख लो कि ए को 5 से मैच करना चाहिए 3 से, तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार्स इसने 5 से मैच किया है और 3 से मैच किया है। देखो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार्स बच्चों किस में मेजर करते हो तुम लोग, क्या लगता है? लाइट ईयर। तो 5 को 3 से मैच करना चाहिए, इसका मतलब बच्चों पहला वाला तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, और ए को इन्होंने यहां पे भी 5, तो तीसरा वाला भी गड़बड़ हो गया। ठीक है, और चेक कर लेते हैं यार कि ए को 3 से मैच हो गया, फिर बी को इसने 2 से किया है। अब हमारे पास सही कौन कौन से, या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है, 2 या 4 में से एक सही होगा। ठीक है, अब दूसरे वाले को देखो, तो बी को 4 से मैच किया है, नहीं, बी को मैच किया है 2 से, और इधर बी को मैच किया है 4 से। तो अगर हमने ये चेक कर लिया कि 2 या 4 में से कौन सा सही होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन अ सॉलिड, बोलो बच्चों, एटम्स के बीच का डिस्टेंस किसमें मैच करते हैं? तो 2 ऑप्शन है आपके पास, बी को मैच किया है 2 से और बी को मैच किया है 4। 2 मतलब एंगस्ट्रॉम और 4 मतलब फर्मी। बोलो किसमें करूं, एंगस्ट्रॉम या फर्मी? एंगस्ट्रॉम। बच्चों बी को 2 से मैच करना पड़ेगा, तो बी को 2 से मैच करेंगे, दूसरा वाला सही हो गया। सी को, अब बाकी आपको चेक नहीं करना है। सी को 4, सी को 4, साइज ऑफ न्यूक्लियस बटा ये फर्मी होता है ना, और सी को 4 और डी को 1, वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड लेजर। हाँ, वेवलेंथ को बच्चों आप एंगस्ट्रॉम, एक सेकंड, डी को 1, वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड लेजर, हाँ 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम होता है ना, तो बिल्कुल 4000 एंगस्ट्रॉम को बच्चों हम लोग माइक्रोन लिख सकते हैं, क्योंकि एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 10 के पावर -10, है ना, तो माइक्रोमीटर में हम लोग लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड लेजर बच्चों माइक्रोन में हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो डी का 1 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बच्चों दूसरा वाला ऑप्शन ही सही रहेगा। कितने बच्चों ने दूसरा ऑप्शन पिक करा था? हाथ उठाओ बच्चों, कितने बच्चों ने दूसरा ऑप्शन पिक कर लिया था? वेरी गुड। तो अब इस सवाल की वजह से बच्चों मैचिंग टाइप क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सीखना है। कैसे? आप सारे ऑप्शन एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, सारे ऑप्शन स्कैन कर लो। अब जैसे ए को इसमें 5 और 3, तो तुम्हें अगर ए पता चल गया कि 5 या 3 में से कौन होगा, तो एक बार तुम्हारा डिसाइड हो गया, तो बाकी 2 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। फिर इस तरह से केवल बी को चेक कर लो। तो मैचिंग टाइप का फायदा क्या होता है कि आपको ऐसा नहीं कि सारे पता होना चाहिए, नहीं, आपको कुछ पता होना चाहिए, उसके हिसाब से बाकी आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये थोड़ा सा अलग सा सवाल है, उम्मीद करता हूं बहुत सारे बच्चों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं समझाऊंगा। रेशियो ऑफ 1 माइक्रोन टू 1 नैनोमीटर, रेशियो ऑफ 1 माइक्रोन टू 1 नैनोमीटर। ओके, सेकंड, ओके, दो ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, 1 2 3 सारे ऑप्शन आ गए। जब फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, थोड़ी देर और वेट करते हैं बच्चों, फिर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलो कितने बच्चों का चौथा ऑप्शन आया? फोर्थ ऑप्शन किसी बच्चे का है, फोर्थ वाला। तीसरा किसी बच्चे का ऑप्शन आया, तीसरा, 3 3, कुछ बच्चे तो कह रहे थे 3, तब विड्रॉ कर लिया अपना 3 वाला। 2
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। किसी बच्चे का 2 आया है, दूसरा वाला ऑप्शन, किसी बच्चे का दूसरा ऑप्शन आया है 2, ठीक है। किसी बच्चे का 1 आया है, पहला वाला ऑप्शन, किसी बच्चे का पहला ऑप्शन आया 1। और बाकी जो बैठे हो तुम लोग कौन सा ऑप्शन निकाल लियो भैया? तुम लोग जवाब नहीं दे रहे हो यार। तुम कौन सा निकाल लियो, छठवां सातवां निकाल लिए क्या? सारे लोग सवाल कर बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं तुम लोग सारे सवाल कर रहे हो। सवाल नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे बच्चों, है ना। चलो खैर, मुझे बता दो माइक्रोन का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6। और नैनो का बच्चों 10⁻⁹ रेशियो पूछा है किसका? माइक्रोन का नैनोमीटर से। माइक्रोन जो पहले लिखा होता है उसको ऊपर लिखा जाता है, जो बाद में लिखा था 2 के बाद में जो लिखा जाएगा वो नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। बच्चों जब भी आप 10 के पावर सॉल्व करते हो तो पहले 10 के पावर लिख लो आप, तो जैसे -6 है तो जो ऊपर है ऑलरेडी उसको एज इट इज लिख दो। इसको नीचे से आप ऊपर ले जाओगे तो पावर प्लस हो जाएगी, माइनस है ना, ऊपर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगी। तो -6 + 9, तो 9 - 6 बच्चों कितना होगा? 10⁻3। 10⁻3 पहला ऑप्शन सही होगा। कितने बच्चों ने सही निकाल लिया था 10⁻3? हाथ उठाओ। 10⁻3 वाले बच्चे कौन कौन है भाई, हाथ उठाइए। गुड। जिनका गड़बड़ था बच्चों बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, मैं थोड़ा सा आपको इसमें समझाता हूं, ठीक है। कुछ बच्चों यूनिट्स हैं जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, जैसे कि बच्चों मिली का क्या मतलब होता है? मिली का मतलब 10 के पावर कितना? -3। जिनको नहीं पता है नोट करते जाओ, पता होना चाहिए, आज के बाद कभी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मिली पता होना चाहिए बच्चों। फिर आपको पता होना चाहिए माइक्रोन या माइक्रो। माइक्रोन को बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। इसका मीनिंग होता है 10 के पावर माइनस, बोलो कितना? 10⁻⁻6। एक और तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों, बहुत ज्यादा यूज आएगा, नैनो, रिप्रेजेंट करते हैं एन। -5 नहीं, खुद से नहीं बनाना है बेटा, 10⁻⁻9। हाँ, उसके बाद बच्चों जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो होगा किलो। किलो बराबर 10 के पावर कितना? +3। वेरी गुड। उसके बाद जो सबसे ज्यादा यूज होगा बच्चों मेगा। मेगा कैपिटल एम, 10⁻+6। हाँ, एक और बच्चों यूज होगा बहुत ज्यादा, जब आप कैपेसिटर पढ़ोगे, पीको करके, स्मॉल पी। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल। उसके बाद बच्चों गीगा करके एक होता है, वो क्या होता है? 10⁻+9। गीगा से ऊपर वाला किसी बच्चे को याद हो? 10⁻12 वाला? टेरा। टेरा। जैसे बच्चों वो हम लोग बोलते हैं ना कि यार तुम्हारे मोबाइल में स्टोरेज कितना है, 1 TB, तो 1 TB है वो, है ना। लैपटॉप की मेमोरी कितनी है? 1 TB, 2 TB, तो वो बच्चा टेराबाइट है ना। तो 10⁻12। इतना बच्चों याद रख लो। 10 के घाते 15 भी होता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक हाँ, 10 के घाते ऋण 15, चूंकि न्यूक्लियस का साइज होता है, अभी मैंने बताया है, ये फर्मी। अब मैं इसमें से बताऊं बच्चों जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर हर जगह यूज होगा, जिससे आप बच नहीं सकते हो, और वो आसान भी है, जैसे आप इससे नहीं बचोगे बच्चों। ये 100% आएगा और आपको परेशान करेगा। तो आपको अगर नहीं पता है ये, तो बिल्कुल आज के बाद कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए। माइक्रोन बहुत परेशान करेगा, नैनो बार बार आएगा, किलो बार बार आएगा, मेगा ठीक है आ सकता है बच्चों, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है। गीगा कभी कभार दिख गया तो दिख गया, अदरवाइज चांसेस कम है। टेरा आप समझ लो 0.01% चांस है, बिल्कुल नेग्लिजिबल चांस है कि कभी दिखाई दे। हाँ, पीको आपको बच्चों एक चैप्टर के अंदर दिखाई देगा, स्पेशल चैप्टर है कैपेसिटेंस, उसके अंदर बच्चों ये आएगा, तो उस चैप्टर में यूज होगा। तो खैर आप अभी से दिमाग में रखोगे तो अच्छा है। ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आएगा बेटा, तो अगर आप इसको रख लोगे दिमाग में तो ये भी अच्छा है, ठीक है। तो ये तो बहुत ज्यादा यूजफुल है बच्चों, ये जो ये वाली कैटेगरी है बहुत ज्यादा यूजफुल। ये एक चैप्टर के लिए, ये एक चैप्टर के लिए। गीगा और टेरा आपको दिखेंगे नहीं, बहुत कम, ठीक है। अब ये तो सर आपने बता दिया,
कन्वर्जन कैसे करना है ये भी सीख लो आज। कन्वर्जन कैसे करना है सीख लो आज। बच्चों अगर मैं तुमसे पूछूं कि 100, सुन लो ध्यान से, 100 माइक्रोमीटर को 100 माइक्रोमीटर बराबर कितने मीटर, 100 माइक्रोमीटर बराबर कितने 10 के पावर क्या लिख दूं यहां पे, जो तुम लोग बोलोगे बच्चों वही लिख दिया जाएगा। -4, ठीक है, ठीक है बच्चों। जिन लोगों ने बता दिया अच्छा, जिन लोगों को आता है बहुत बढ़िया बात है, जिनको नहीं आता है सीख लो, जो क्योंकि जिनको आता है वो तो अपना जानते ही हो, जिनको नहीं आता है सीख लो कैसे कन्वर्जन होता है। जब भी हो बच्चों जो क्वांटिटी लिखी है 100, तो 100 तो ऐसे ही लिख दो। फिर मीटर लिखा है तो मीटर एज इट इज लिख दो, 100 एज इट इज लिख दो। माइक्रो का मीनिंग क्या होता है बच्चों? माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6। कैसे पता सर? अभी बताया बेटा, देखो माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, ठीक है, तो -6 रख दो। अब 100 का मतलब हो गया 10 के पावर 2, है ना, 2 जीरो है ना, तो 10 के पावर 2, जितने जीरो उतने पावर, 10 के पावर -6, तो 2 में से -6 जाएगा बच्चों, -4 आएगा। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे ये जो जगह है ना, इसकी जगह 10 के खाते -4 लिख सकते हो, 10⁻⁻⁴, ठीक है। जिनको समस्या है मुझसे पूछ लो, डिस्कशन कर लो। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि नहीं पता होगा, आना चाहिए बच्चों। अब जैसे मैं तुमसे आगे लिख दूं कि 1000 पिको फैरेड बराबर कितने फैरेड, 1000 पिको फैरेड बराबर कितने फैरेड? सारे बच्चे कर लो एक बार जल्दी से। 10 के पावर 10⁻⁹ फैरेड या 1 नैनो फैरेड, बिल्कुल सही है। तो कैसे किया बच्चे आपने? फैरेड देखो एज इट इज लिख दिया, 1000 एज इट इज लिख दिया, 1000 को लिख दिया 10 के पावर 3। पीको का मतलब होता है 10 के पावर -12, है ना, तो 3 में से 12, 3 -12 -9 फैरेड। तो या तो 1 नैनो फैरेड बोल दो या पीको फैरेड बोल दो। अब अच्छा बच्चों एक और चीज, ये बच्चों इस टाइप के कन्वर्जन आएंगे तो आप कर लोगे क्या? एक बार बता दो मुझे, क्या इस टाइप के कन्वर्जन कर पाएंगे आप? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही 12th शुरू होगा ये सारी चीजें आएंगी, आपको परेशान करने लगेंगी। इनफैक्ट 11वीं के अंदर भी कुछ चैप्टर्स हैं, 12th में तो बहुत ही ज्यादा, चैप्टर 1 से ही ये चीजें आएंगी, और नहीं पता होगा तो तकलीफ हो जाएगी। हालांकि जब मैं 12वीं शुरू करूंगा तब भी एक बार ये इस पे डिस्कशन कर दूंगा, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको। उसके अलावा बच्चों कई बार जो ऑप्शंस आते हैं, है ना, जैसे मैं लिख दूं बच्चों 12 आपका सॉल्व किया, आपका आंसर है 12.25 इंटू 10 के पावर -4, ठीक है। अब बताओ इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है? 1.225 इंटू 10 के पावर -3, या 122.5 इंटू 10 के पावर -5, या 122.5 इंटू 10 के पावर -3, या 1.225 इंटू 10 के पावर -5। कौन सा सही है या सारे गलत है? केवल पहला सही है बच्चों, फर्स्ट एंड थर्ड, तीसरा चौथा, ठीक है। मैं एक एक करके पूछ लेता हूं, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने यार आंसर दिया यार, बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा देख के। चलो मुझे बता दो, केवल पहले के बारे में मुझे बता दो, किन बच्चों को लग रहा है कि पहला सही है? जो सोच रहे हैं कि पहला सही है हाथ उठाओ, जो सोच रहे हैं कि पहला सही है हाथ उठा दो। कुछ बच्चों को लग रहा है, कुछ बच्चे सोच ही नहीं पा रहे हैं सही है, ऐसा ऐसा कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? आधा सही है आधा गलत है? पूरा उठाओ कॉन्फिडेंस के साथ, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक। कुछ बच्चों ने बोला है सही है, ठीक। दूसरा ऑप्शन कितने बच्चों को लग रहा है बी वाला सही है? बी वाला, कुछ बच्चे हैं जो बी, कॉन्फिडेंस से उठाओ, कोई बात नहीं, सही गलत तो हम सीखेंगे ना, कोई बात नहीं। जो आपको लग रहा है वो बताओ, ठीक है। दूसरा कुछ बच्चों को लग रहा है, कितने बच्चों को लग रहा है तीसरा सही है? तीसरा, तीसरा, थर्ड वन, कुछ बच्चों को लग रहा है। फोर्थ वन कितने बच्चों को लग रहा है कि सही है? फोर्थ वन, ठीक। मैं समझाता हूं बच्चों, जरा ध्यान से देखो, सीख लो बेटा, ये छोटी छोटी चीजें लेकिन आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगी। और मुझे पता है आप जितने बच्चे ये लेक्चर सुन रहे हो, ये सेशन सुन रहे हो, उनमें से ज्यादातर बच्चों को शायद यहाँ तकलीफ होगी, है ना। कुछ बच्चों को ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कुछ को तकलीफ होगी। जिनको तकलीफ है सुनो, कभी बच्चों ऐसा हो ना, जैसे आप
कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे यहाँ पे 1.225 लिखा है, तो आप अपने से सवाल पूछो कि यार ये 112 से 1.2 कैसे आ सकता है? तो जवाब आएगा कि यार 12.225 से यहां आने के लिए ना मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे 12.225 है, मुझे यहां से बच्चों जाना है 1.225, बस मुझे इतना बता दो, मैं 10 से गुणा करूं, 10 से भाग करूं, या क्या करना चाहिए? 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, क्या करना चाहिए बताओ? यहां से यहां पहुंचना है, बस क्या कर दें? डिवाइड। तो बेटा अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं, ध्यान से देखना, तो आप ऐसे तो कर नहीं दोगे, मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। अगर नंबर सेम रखना है तो जितने से डिवाइड उतने से मल्टीप्लाई, ठीक है? तो ये चीज तो बेटा ये बन गई, है ना? और ये जो 10 के पावर 1 है, ये -4 से मल्टीप्लाई होके -3 बन गया। तो ये वाला जो लिखा हुआ है पहला वाला है वो एकदम सही है, ठीक है? मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं बच्चों, ये बेसिक तरीका कैसे चेक करना है। अब उसको कई बच्चे ऐसे याद रख लेते हैं कि जब भी डेसिमल बाईं तरफ जाए तो ये पावर बढ़नी चाहिए। कुछ बच्चे कैसे याद कर लेते हैं कि डेसिमल बाईं तरफ जाए, लेफ्ट साइड डेसिमल जाए तो ये पावर बढ़नी चाहिए, जितना पॉइंट डेसिमल लेफ्ट उतना पावर बढ़ेगी, लेफ्ट की तरफ डेसिमल पावर बढ़ेगी, है ना? और नहीं आपको क्लिक करता है तो आप 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सोच लो, ठीक है? चलो, अब मुझे बच्चों जैसे मैंने आपको बताया है, अब तुम लोग की जिम्मेदारी है एक्सप्लेन करना। कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा? 12.25 से मुझे जाना है बी ऑप्शन में 122.5, क्या करना चाहिए बच्चों? क्या करना चाहिए बोलो? मल्टीप्लाई करना चाहिए। अगर बच्चों मुझे ध्यान से देखना बेटा, 12.25 इंटू 10 के पावर -4 था ना, 12.25 इंटू 10 के पावर -4। अब बच्चों अगर इसको मुझे 122 पॉइंट, बातें नहीं करो बेटा, यहां तक लाना है तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 10 से डिवाइड भी तो करोगे, है ना? 10 से डिवाइड भी करोगे तो ये वाली चीज तो ये बन जाएगी, और ये -1 जाके -5 कर देगा। ये 10 के पावर 1 है ना बेटा, इधर ऊपर जाके -5 कर देगा। इसका मतलब बेटा सेकंड वाला ऑप्शन भी सही है, ये वाली चीज भी सही लिखी हुई है। बोलो समझ में आया बच्चों दूसरा वाला ऑप्शन क्यों सही है? बोलो। तो आपको ये देखना है कि ये वाले नंबर कहां जा रहा है, ये 12.25 122 बन रहा है, तो ये कैसे बनेगा? जब आप 10 से गुणा करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, अब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, जब डिवाइड करोगे तो 10 के पावर -4 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो 10 के पावर 1 लिखा हुआ है, ऊपर जाएगा -5 बन जाएगा, तो 122.5 इंटू 10 के पावर -5, तो 122.5। अब इसको कुछ बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं, अगर डेसिमल राइट साइड जाएगा तो पावर घटेगा, तो -4 से -5, जितने डेसिमल राइट साइड उतना पावर घटता जाएगा। याद रहे बहुत अच्छा है, नहीं तो आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक है? तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, फिर ये वाला और ये वाला तो गलत हो जाएगा, अगर ये सही है तो ये गड़बड़ हो जाएगा। बच्चों कर लोगे ये? पक्का? 100%? एक लास्ट सवाल जाने से पहले, इसी पे जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है? इसको कैसे लिख सकते हैं? ओके, सारे बच्चे करो, बैठो नहीं, मुझे दिख रहा है कैमरा से जो जो बैठा है, मैं बता रहा हूं, करते रहो। सी, सबने कर लिया ये? ठीक है, पहले मुझे बताओ बच्चों क्या ए ऑप्शन सही है? कितने बच्चों को लग रहा है ए ऑप्शन सही है? ए वाले बच्चे हाथ उठाइए, ए ऑप्शन वाले बच्चे, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। एक बच्चा,
2-3 बच्चे हैं, ठीक है। बी ऑप्शन कितने बच्चों को लग रहा है कि सही है यार, कि यार बी ऑप्शन सही होगा? गुड गुड। सी ऑप्शन कितने बच्चों को लग रहा है? सी ऑप्शन वाले बच्चे कई सारे हैं। डी ऑप्शन वाले बच्चे, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। और जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हो, मैं दिख रहा हो बेटा सब तुम लोग कैमरे में, सॉल्व करते रहिए, आंसर देते रहिए, जो भी आए। अगर आपको लग रहा है कि ई भी सही हो सकता है सर, तो वो भी बता दो। जैसे मैंने आपको बताया, बाई साइड जाएगा तो पावर घटती है ना। जैसे इसको आप मान लो 1.35 को बाई साइड जाएगा तो बच्चों पावर बढ़ती है, आई एम सॉरी। तो आप 1.35 को 0.135 में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? तो आप करोगे कि सर इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 10 से डिवाइड करना है तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 10 के पावर -7 है। डिवाइड करोगे तो 0.135 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो -6 बन जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए गड़बड़ है, ठीक है। 1.35 से बच्चों 13.5 आना है, तो कैसे आ सकते हो 13.5? जब 1.35 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बच्चों 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो बन जाएगा 10 के पावर -8। तो 1.35 इंटू 10 के पावर -8, सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो बी और सी ऑप्शन बच्चों दो आंसर सही होंगे। कितने बच्चों ने सही सोच लिया था बी और सी? कितने बच्चों ने सही सोच लिया था बी सी? बहुत बढ़िया, गुड। चल, आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो मैं आपको डायमेंशंस पढ़ाऊंगा। आज चूंकि आपका पहला दिन है बच्चों, आज और आप अपने जीवन को अच्छे से एंजॉय करिए, है ना। अगली क्लास से आपको होमवर्क देना शुरू करेंगे, आज आप थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, ठीक है। चलिए, आज के लिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू, थैंक यू बच्चों। समझ में आया है तुम लोग को आज? चलो चलो, मिलते हैं कल फिर, ध्यान रखिए, बाय।